Hello everyone, this is Shali Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Tour. आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सिलेबस अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर में अब दिन ही कितने बचे हैं। तो आज फ्राइडे हो गया आपका और सैटरडे संडे ऑफ। देन नेक्स्ट वीक जो होगा आपका मंडे टू फ्राइडे में आपका एलटी ग्रेड बायोलॉजी जूलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट और फुल नवंबर फिर हमारी चलेगी प्रैक्टिस सीरीज़। बाकी अपडेट्स आपको शॉर्ट्स के थ्रू मिल ही जाएंगी और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो किसी क्लास में, चाहे वो स्टार्टिंग टाइम की क्लासेस क्यों ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी क्यों ना हो, और अगर तब भी आपको किसी क्लास में दिक्कत आ रही है तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँ। और अब एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो उम्मीद करती हूँ तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ज़ोरदार चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि अक्टूबर में दिन कितने बचे हैं, सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वैसे तो आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं इसके बारे में स्टार्टिंग में ही, और बाकी का आज हम पढ़ ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते चलेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। The human reproductive system is responsible for producing gametes, facilitating fertilization, supporting embryonic development and ensuring continuation of species। देखो, ये तो हम जानते ही हैं, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 9, 10, 11, 12 सब में ये चीज़ पढ़ी ही होगी आपने। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और देखो, ये क्या है ना, एक तो जूलॉजी में सबसे बेस्ट बात कि हम खुद के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये तो भाई सबको पता ही होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो ये सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं मानव प्रजनन तंत्र। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है ना, गैमीट्स जो है ना, गैमीट्स बनाना हो गया। ठीक है, स्पर्म और एग जो आपके गैमीट्स हो गए। और क्या हो गया, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे पेन। तो इसका कार्य क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या है? गैमीट्स यानी आप स्पर्म एग बनाना। ठीक है, स्पर्म एंड एग बनाना, फर्टिलाइजेशन कराना। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कराना, और क्या करना, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सहारा देना, इंश्योर करना ताकि जो ये प्रजाति का जो ये कंटिन्यूएशन रहे हमेशा, इस चीज़ को इंश्योर करना ताकि प्रजाति एक सेकेंड, प्रजाति का अस्तित्व जो है वो बना रहे, अगर हम हिंदी में कहें तो, और इंग्लिश में बोलें तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेशीज। क्लियर है? फिर से बता रही हूँ, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा बट स्टिल फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या है? गैमीट्स बनाना यानी स्पर्म एंड एग, फर्टिलाइजेशन कराना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, कह सकते हो सहारा देना, और इंश्योर करना कि स्पेशीज़ का कंटिन्यूएशन रहे, प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं ताकि हम फिर जल्दी से आगे बढ़ें। तो आप जानते हैं 2 भागों में इसे किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव लिख लेना, क्योंकि कुछ कहेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन लिखा है, वहाँ रिप्रोडक्टिव लिखा है, इसमें भी लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दोनों में ही प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगी और वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गई आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो प्रोड्यूस करती हैं गैमीट्स एंड हॉर्मोन्स। मेल में हो गई टेस्टिस एंड फीमेल में हो गई ओवरीज। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ, छोटी छोटी बातें नॉर्मल है, हमें इसके बारे में पता भी है। क्लियर है? चलो, अब बारी आ जाती है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ये मदद करती हैं गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट में, फर्टिलाइजेशन में और डेवलपमेंट में। ये भी हमें पता ही है। मेल में हो गई पेनिस, वास डिफरेंस एंड एसेसरी ग्लैंड्स, और फीमेल में हो गई फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
नोट करना चाहें तो कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी क्लास में, चाहे स्टार्टिंग की हो चाहे अभी की हो, 10 दिन पहले की भी हो, या आप इस क्लास को 1 मंथ बाद भी देख रहे हैं तो भी आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी क्लास से रिलेटेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़ा जाए आगे? चलिए आगे बढ़ते हुए, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनिशियली मेल एंड फीमेल एम्ब्रियोज हैव indistinguishable gonads. By the 6th week, SRY gene on Y chromosome triggers testis development in males. In females, in absence of SRY, gonads develop into ovaries. चलो सिंपल लैंग्वेज में इसको भी हम देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जो मेल और फीमेल एम्ब्रियोज होते हैं ये क्या होते हैं, हम कह सकते हैं एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग टाइम में मेल और फीमेल एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है 6th वीक में अगर क्या हो, जो आपका SRY जीन है ये प्रेजेंट है तो क्या बनते हैं, टेस्टिस बनते हैं। और अगर यह जीन नहीं है तो क्या बनेगा, अगर ये जीन एब्सेंट है, नहीं है, तो क्या बनेंगे, क्या डेवलप होगा, गोनाड्स डेवलप होंगे, किसमें, ओवरीज में। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर से बता रही हूँ, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये मेल और फीमेल एम्ब्रियो जो होंगे वो सेम ही होंगे। 6th वीक में अगर SRY जीन जो है प्रेजेंट है ना, वाई क्रोमोसोम ट्रिगर टेस्टिस डेवलपमेंट इन मेल, सिंपली मैं आपको बता रही हूँ लैंग्वेज में, तो क्या होगा, टेस्टिस बनते हैं, और अगर एब्सेंट है तो क्या होंगे, ओवरीज बनेंगे। आगे बढ़े। अब बारी आ जाती है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा टेस्टिस का, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, आउटर सेरस कवरिंग डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम। तो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, बाहरी हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं नोट करती जा रही हूँ, नोट करना चाहो हिंदी में नोट कर लेना। क्या होता है ना, एग्जाम टाइम में रिवीजन करो ना तो कई बार होता है कन्फ्यूजन होती है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प मिल जाती है रिवीजन करने में जल्दी जल्दी, ताकि रिवीजन हो सके। और हाँ, नवंबर में प्रैक्टिस सीरीज होगी, मिस मत करना। PYQ करेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हुए होंगे जूलॉजी से, स्पेसिफिक मैं नहीं कहूँगी, सिर्फ LT ग्रेड TGT से रिलेटेड हो गए, अदर स्टेट में जो आए होंगे टॉपिक से रिलेटेड मिक्स होगा, बट होंगे सब PYQ, ठीक है। चलो तो क्या होगा, हम कह सकते हैं बाहरी पतली झिल्ली। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो किसको ढकती है, वृषण को ढकती है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आउटर सेरस कवरिंग डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, थिक फाइब्रस लेयर हो गई ये, थिक फाइब्रस लेयर beneath ट्यूनिका वेजाइनलिस प्रोटेक्ट्स टेस्टिस, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, थिक फाइब्रस लेयर है beneath ट्यूनिका वेजाइनलिस, हम कह सकते हैं मोटी रेशेदार परत, जो क्या दे रही है, सुरक्षा दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, टेस्टिस को सुरक्षा देती है। क्लियर है? नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलिए इरेज कर दूं उसे, नेक्स्ट देखें फिर। मीडियस्टिनम टेस्टिस, सेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू कोर कंटेन्स रेटे टेस्टिस, क्या है ये, यहाँ पे लिख दिया जाए, मीडियस्टिनम टेस्टिस। वृषण जो हो गया, ये टेस्टिस को हम बोलते हैं वृषण हिंदी में, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का ही मतलब हो गया वृषण की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे थे अभी, मीडियस्टाइनम टेस्टिस की सेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू कोर है, यानी वृषण का क्या है, ये मध्य भाग है,
जिसमें क्या होगी, रेटे टेस्टिस होगी। क्लियर। देन आ जाता है वासा इफेंक्टिया, इसको भी देख लेते हैं, या डक्टुली एफरेंस, ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग रेटे टेस्टिस टू एपिडिमिस। एपिडिडिमिस, नाम देखो कैसे कैसे रखे हैं, है ना, पूरा गाना ही बन जाए। चलो देखते हैं, ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग, ये क्या होंगे, ये वो ट्यूब्यूल्स होंगे यानी नलिकाएं जो रेटेटेस्टिस की या रेटेटेस्टिस को एपिडिडिमिस एपिडिडिमिस से जोड़ती हैं। क्लियर है। बढ़ा जाए आगे 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 आगे। अब आ जाता है आपका ये एपिडिडिमिस। क्या है ये, एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब है टेस्टिस सरफेस पे, स्टोर्स एंड मैच्योर्स स्पर्म। ये एक लंबी क्वाइल्ड ट्यूब है जो क्या करती है, स्टोर और क्या करती है, मैच्योर्स स्पर्म। अगर हिंदी में लिखें तो जो शुक्राणु को क्या करती है, स्टोर करती है और मैच्योर करती है। स्पर्म की बात हो रही है। संग्रहित और क्या, मैच्योर हो गया आपका, ठीक है ना, मैच्योर करती है, सिंपल लिख देती हूँ। 3 पार्ट्स होंगे इसके, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सबसे पहले बात आ जाती है आपकी सेमिनल वेसिकल की। सिक्रेट फ्रक्टोज रिच फ्लूइड एनर्जी फॉर स्पर्म। तो फ्रक्टोज रिच फ्लूइड जो है ये सिक्रेट करती हैं और स्पर्म को ऊर्जा देती हैं ये। फिर आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिक्रेट करती हैं एल्कलीन फ्लूइड, न्यूट्रलाइजेस वेजाइनल एसिडिटी। हम कह सकते हैं सिंपली अगर लैंग्वेज में बताएं तो ये न्यूट्रलाइज हो गया आपका, यहाँ हिंदी में पूरा ही लिख देती हूँ मैं, योनि की अम्लता को संतुलित करती है। क्लियर है, नोट करना चाहें तो कर लीजिए। देन कॉपर ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉपर ग्लैंड भी हम कहते हैं इसको, इसे रेस कर रही हूँ, कॉपर ग्लैंड्स यानी कॉपर ग्रंथि भी इसको हम कहते हैं, और बल्ब्यूरेथल ग्लैंड भी कहते हैं। ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस, ठीक है ना। और क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस को। यूरेथा को क्या करती हैं, ये लुब्रिकेट्स, हम कह सकते हैं चिकना बनाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, कंटेन करेंगी क्या, सर्टोली सेल्स, ठीक है ना। सर्टोली सेल्स जो हो गई, कोशिकाएं जो हो गई, नर्स सेल्स भी हम इसे करते हैं, ये सपोर्ट करती हैं किसे, स्पर्म डेवलपमेंट को। ये क्या करती हैं, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अच्छा लिखा भी हुआ है इसके फंक्शंस में। देन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस, यही सेल्स जो हैं ये स्पर्म बनाती हैं। और क्या फंक्शन होगा सर्टोली सेल का, ये प्रोड्यूस करेंगी इनिबिन एंड एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। फिर से बता रही हूँ, आपकी जो ये हिस्ट्री ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो सर्टोरी सेल्स कंटेन करेंगी, सपोर्ट हो गया स्पर्म डेवलपमेंट में, नर्स सेल्स भी हम कहते हैं शुक्राणु निर्माण में सहायक हो गई, और जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हो गई अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो होती हैं यही हैं जो स्पर्म बनाती हैं। और बाकी फंक्शन हो गया, प्रोड्यूस करेंगे इनहिबिन एंड एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें पेनिस की, तो ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसमें होगा क्या, इरेक्टाइल टिश्यू होगा, जो क्या होता है, रक्त भरने पे हार्ड हो जाता है, पेन से लिख देती हूँ, कठोर हो जाता है, जो पेन कहाँ गया, यहाँ लिख देती हूँ, जो ब्लड हो गया, यहाँ हम कह सकते हैं रक्त भरने से
कठोर हो जाता है। इसका फंक्शन क्या होगा? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म, यही इसका कार्य है पेनिस का। बॉडी ऑफ पेनिस हम कह सकते हैं मुख्य भाग जो हो गया, बॉडी है ना। और क्या होता है? ग्लैंस पेनिस हो गया, ग्लैंस पेनिस होता है, टिप भी कह सकते हो आप इसे। आगे बढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ओवरीज हो गई, प्रोड्यूस करेंगी एग और हार्मोन्स जो हो गए आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फेलोपियन ट्यूब हो गई, ओविडक्ट भी कह सकते हो। ट्रांसपोर्ट एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, ये क्या है? यही साइट है फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन यही होता है। देन यूटेरस मस्कुलर ऑर्गन है, ये किसके लिए? साइट है फॉर इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, ये हमें पता ही है। क्लियर है? फीटल डेवलपमेंट की यही साइट है, ठीक है, यही होता है। देन हिस्टोलॉजी की बात करें अगर हम यूटेरस की, तो कौन सी होगी? इसमें 3 परतें होती हैं। इसमें यूटेरस में 3 परतें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम लेयर, ये 3 लेयर होती हैं, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब सिलेटेड एपिथेलियम मूव्स एक्ट टुवर्ड्स यूटेरस, तो इसमें क्या होती है? सिलेटेड ट्यूब्यू एपिथेलियम जो हो गए हम कह सकते हैं कोशिकाएं होती हैं ये, ठीक है ना। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। जो एग को क्या करती हैं? आगे बढ़ाती हैं, कहाँ? टुवर्ड्स यूटेरस। क्लियर है? चलिए अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसकी बात कर लेते हैं हम। वल्वा भी कह सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका मोन्स प्यूबिस, फैटी क्वेश्चन ओवर पब्लिक बोन, सिंपली कह सकते हैं प्यूबिक बोन जो हो गई है, पेन कहाँ गया, के ऊपर वसा की परत, वसा हो गया फैट, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा क्या हो गई? प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन हो गई है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अंदरूनी सुरक्षा देती है, सुरक्षा करती है एक्चुअली। क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू और सेक्सुअल अराउजल, और प्रीपुस हुड ऑफ क्लाइटोरिस, नोट कर लीजिए। यहाँ हम इसको कह सकते हैं प्रीपुस को, इसे इरेज कर रही हूँ। हुड ऑफ क्लिटोरिस, क्लाइटोरिस तो हम कह सकते हैं क्लाइटोरिस को ढकने वाली त्वचा की तह। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं। तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है। क्या होती है? मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। बच्चे के जन्म के बाद होता है ना, लैक्टेशन हमने पढ़ा भी है ये। बच्चे के जन्म के बाद दूध स्त्राव होता है, यानी लैक्टेशन करती हैं, और मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आ जाती है गैमेटोजेनेसिस की। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और मेल्स में होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्टेज आ जाती है स्पर्मेटोजोनिया, देखो सॉरी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा प्रॉपरली वे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कर लेती हूँ, फिर आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, वैसे पता होगा बट स्टिल थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में होंगी ये, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में। क्लियर है? स्टेजेस में सबसे पहले कौन सी स्टेज आ गई? चलो स्टेजेस से देखते हैं। चलो सबसे पहले तो इसे सही कर दूँ। चलो नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टेज कौन सी थी?
स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, देखा ही होगा स्पर्मेटोगोनिया। क्या लिखा था इसके आगे? 2n। क्यों लिखा था 2n? ये क्या होता है? हम कह सकते हैं ये क्या है? ये है मूल जनन सेल्स है ना, कोशिकाएं हैं जो माइटोसिस द्वारा बढ़ती हैं। माइटोसिस, म्योसिस, फेस सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर क्लास हुई है, प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिलेंगी। ये कुछ टॉपिक रह गए थे, वही बस कंप्लीट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वीक हमारा ये कंप्लीट है। कल सैटरडे है, दिन संडे, 2 दिन ऑफ रहता है, आपको पता ही है। तो ठीक है, तो माइटोसिस, म्योसिस हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, क्लास अटेंड कर लीजिएगा। सबसे पहले आ जाती है स्टेज स्पर्मेटोगोनिया। यह मूल जनन कोशिकाएं हैं जो माइटोसिस द्वारा बढ़ती हैं। उसके बाद आ जाता है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी दिखाऊंगी, इस पे भी मैंने क्या लिखती हूँ, एन लिखा है। क्यों लिखा है आपको पता है या नहीं, पहले बताओ। क्लास अटेंड करोगी तो पता होगा। तो म्योसिस 1 से यह है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्लियर है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है ये। देन थर्ड स्टेज आ जाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? म्योसिस 1 जो हो गया, सॉरी म्योसिस 2 से यह क्या बनाती है? स्पर्मेटिड बनाता है स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड हो गया, बनाता है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर माइटोसिस, म्योसिस 1, 2 सब हमने पढ़ा है। देन फोर्थ क्या थी इसकी स्टेज थी? स्पर्मेटिड से क्या बना? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये हम ऑलरेडी अभी हमने देखा है, मैं अभी दिखाती भी हूँ प्रॉपर, जो अभी हमने पीपीटी में देखा था। तो यह प्रक्रिया जो हो गई, यह प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड हम कह सकते हैं परिपक्व होकर गतिशील शुक्राणु बनता है। नोट करना चाहें तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एक बार ना आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो भी मैंने दिखाया था, देखो यही सारी स्टेजेस हैं जो भी हमने पढ़ी हैं। बढ़ा जाए ना आगे। चलिए आगे नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हेड होता है, मिड पीस होता है, टेल होता है। स्पर्म में जो हेड हो गया उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस प्लस एक्रोसोम होगा। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और टेल फ्लैजेलम मूवमेंट में हेल्प करती है, मोटिलिटी देती है, गति जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम बात करें हेड की तो क्या होगा इसमें? न्यूक्लियस प्लस क्या है आपका? एक्रोसोम होता है। क्या करता है? जो निषेचन में मदद करता है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो क्या देती है? ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, क्रोमोसोम हो गया, सब राइबोसोम, ईआर हो, गोल्जी एपेरेटस हो, सेल से रिलेटेड हो, हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा स्टार्टिंग क्लासेस में ही, और प्रॉपर प्लेलिस्ट में हर एक क्लास ऐड है तो आप देख सकते हैं। देन फ्लैजेलम जो हो गया, ये मोटिलिटी यानी गति देती है।
बढ़े आगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय लिडिक सेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब क्या है चलो देख लेते हैं, पेन ले लेती हूँ। तो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है बाय लीडिंग सेल्स, ये चीज़ हमें पता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो गई, तो क्या होती हैं ये, जैसे कि दाढ़ी हो गई, मूंछ हो गई, भारी आवाज़ हो गई, ये सब होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। भारी आवाज़ हो गई, मांसपेशियाँ हो गई, दाढ़ी मूंछ हो गई, ये सब होती हैं, ठीक है। और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पर्म निर्माण को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, स्पर्म निर्माण को नियंत्रित करना, इसका कार्य है ये, ठीक है ना, ये क्या है, कार्य है ये, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा बाय लीडिंग सेल्स, इसके कार्य क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गए भारी आवाज़, दाढ़ी मूंछ, ये सब, और स्पर्म निर्माण को नियंत्रित करता है। आगे बढ़े। अब बारी आ जाती है oogenesis की, फॉर्मेशन ऑफ एग, किसमें, इन ओवरी। इसमें स्टेजेस की बात कर लेते हैं अगर हम, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं डिटेल में, इतना शॉर्ट में नहीं निपटाएंगे, निपटाने को निपटा भी सकते हैं, बट भले ही हमें अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट करना है, बट ज़्यादा देर कहाँ लगते हैं, 5 मिनट लगेंगे, तो देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एग, एग की फॉर्मेशन होगी ओवरी में, ठीक है ना। यह वह प्रक्रिया है जहाँ क्या होगा, जिसमें ओवरी में एग और ओवम हम कह सकते हैं बनता है। जैसे पुरुष में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वैसे ही स्त्रियों में हो गया एग बनने की जो प्रक्रिया हो गई वो oogenesis होती है, ठीक है। तो लोकेशन क्या होगी इसकी, ओवरी के कॉर्टेक्स भाग के, यहाँ भाग में यह प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होता है। जैसे पुरुष में स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही फीमेल्स में, स्त्रियों में अंडा बनता है, उस प्रक्रिया को हम oogenesis बोलते हैं, oogenesis, ठीक है। लोकेशन आपको मैंने बता ही दी है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बड़ी, तो 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, ठीक है ना, टोटल कितनी स्टेजेस होंगी, 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना, किसकी, ऑफ oogenesis, oogenesis, ठीक है। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, फर्स्ट हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या होगा इस अवस्था में, हम कह सकते हैं इस अवस्था में उगोनिया नाम की, उगोनिया नाम की जनन कोशिकाएं बार बार माइटोसिस द्वारा बढ़ती हैं। ये सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है ना, ये सभी सेल्स कैसे होंगी, यहाँ कोशिकाएं कैसी होंगी, डिप्लॉयड, ठीक है। अब इस चरण में क्या होता है, इस स्टेप में क्या होगा, हम लिख देते हैं, इस चरण में बहुत सारी गोनियां प्राइमरी oocytes में बदल जाती हैं, प्राइमरी oocyte में बदल जाती हैं। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन फेज क्लियर हुआ।
नोट करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट फेज हम देखेंगे जो है हमारा ग्रोथ फेज। बढ़े, चलो सेकंड आ जाता है आपका ग्रोथ फेज। अब इसमें क्या होगा, इस अवस्था में प्राइमरी oocyte का आकार बढ़ता है। ठीक है, इस अवस्था में प्राइमरी oocyte का आकार बढ़ता है। नोट कर लीजिए, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, योल्क हो गया, आरएनए हो गया, है ना, आरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया ये जमा होता है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, इसमें बहुत सारा क्या हो गया, योल्क, आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए सब हम पढ़ चुके हैं। डीएनए, एमआरएनए, न्यूक्लियस सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ चुके हैं। सब कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तभी मैं कहती हूँ हर एक क्लास अटेंड कर लो, अदरवाइज आगे कनेक्ट में दिक्कत होगी। तो यहाँ क्या होता है, जमा होता है ये सब, जिससे क्या होगा, जिससे यह एक बड़ी कोशिका बन जाती है, एक सेल बन जाती है। क्लियर है? अच्छा, इसको हम कुछ और भी कहते हैं, पता है आपको क्या कहते हैं, बताओ? इसे हम न्यूट्रिटिव फेज भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? न्यूट्रिटिव फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रिटिव फेज कहते हैं, तो लिख देती हूँ। बताओ क्यों कहते हैं, पता है किसी को क्यों कहते हैं? चलो देखते हैं। क्योंकि 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 oocyte जो होगा, oocyte फ्यूचर में, है ना, भविष्य में, या भविष्य के जो भ्रूण है, भ्रूण को पोषण देने की तैयारी करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े या नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा म्योसिस। यहाँ पर होता है म्योसिस, जिससे जो अंडाणु है वो क्या होता है, हैप्लॉइड, यानी एन, है ना, हैप्लॉइड को मैन लिखते हैं, बनता है। इस चरण में ना, इस स्टेप में 3 कह सकते हो मुख्य घटनाएं होती हैं, और वो हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप में। तो सबसे पहले आ गया आपका स्टेप 1। क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte, हम इस तरीके से, हो सकता है एग्जाम में देखने को भी आपको मिल जाए। साइट प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्यों देखना चाहिए, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। चलिए, तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, जो म्योसिस 1 है, म्योसिस 1 के बाद क्या होगा, एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और एक छोटा पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, म्योसिस 1 के बाद एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और एक छोटा
पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी ना बेकार कोशिकाएं होती हैं। ये जो पोलर बॉडी है ना, क्या है, कह सकते हैं बेकार कोशिका होती हैं ये। इसमें केवल क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? इसमें क्या होंगे? इसमें केवल क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? स्टेप 1 समझ आया? समझ आ गया स्टेप 1? बताओ थर्ड स्टेज स्टेप आपका जो है ये 2 समझ आया, 1 समझ आया। अब स्टेप 2 की बात करें। स्टेप 2 की बात करें, चलो स्टेप 2 इसमें क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी oocyte हो गया, अब क्या होगा इसमें, सेकेंडरी oocyte। मैं फिर से कह रही हूँ, एग्ज़ाम में कहीं भी ऐसे नहीं सोच सकते कि ये नहीं आएगा, किसी टॉपिक को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। सब कुछ हमें पढ़ना है, कुछ भी हम हल्के में नहीं ले सकते। क्या होंगे, मैच्योर ओवम होगा और होगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, बहुत देर हो गई, पैन का कलर भी चेंज नहीं किया, तो चलो पैन का कलर भी चेंज करते चलें। अब इसमें क्या होगा, जो मेयोसिस 2 है, ओवुलेशन, मेयोसिस 2 ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के समय पूरा होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, हम कह सकते हैं समय पर, मेयोसिस 2 ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के समय पर पूरा होता है। इससे बनता है एक मैच्योर ओवम और एक पोलर बॉडी। नोट्स बनाते चलेगा। एक मैच्योर ओवम, तभी मैंने लिखा था, भी बताती हूँ, रुको, मैच्योर ओवम एंड पोलर बॉडी है ना, एक और पोलर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है ना, जो सेकेंडरी oocyte के बाद मैच्योर ओवम प्लस सेकेंडरी पोलर बॉडी, तो दूसरी पोलर बॉडी और क्या बनेगा, एक मैच्योर ओवम जो है वो बनेगा। लिखा है ना मैंने, मैच्योर ओवम। ठीक है, नोट कर लो। इसलिए क्या होता है ना, जो प्राइमरी oocyte हो गया, नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ, इसलिए एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ओवम बनता है। बाकी 2 या 3 पोलर बॉडीज जो होंगी वो नष्ट हो जाती हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट पढ़िए टॉपिक की ओर। 3 स्टेजेस ऑफ oogenesis, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स हो गया, मेडुला ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ तक की बात समझ आ गई है? आगे बढ़े। अब बारी आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एवरेज 28 डेज के बाद होगी। 3 फेजेस होंगे इसमें, ठीक है ना। औसत कितना होगा, औसतन 28 दिन का होता है ना। 3 मुख्य चरण होंगे, फॉलिकल फेज, ओवुलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होगा, FSH जो हो गया फॉलिकल्स को बढ़ाता है, ठीक है ना, फॉलिकल्स को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन क्या होगा, सिक्रीट होगा, स्त्रावित होता है। और एंडोमेट्रियम थिकनेस हो गई, यानी यहाँ पे एक काम करती हूँ, लिख ही देती हूँ। जो FSH हो गया फॉलिकल्स को बढ़ाता है,
ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और क्या करेगा, स्रावित होता है। देन जो गर्भाशय है, गर्भाशय की कह सकते हो भीतरी परत जो हो गई, इंटरनल लेयर जो हो गई, लिख देती हूँ यहाँ भीतरी परत। कौन सी हो गई, जो भीतरी परत ही है ये एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। ये इंटरनल लेयर, ये क्या होती है, मोटी होती है। नोट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका ओवुलेशन फेज। एलएच सर्च ओवुलेशन क्या होता है। अब इसमें जो एलएच का स्तर है वो अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। एलएच सर्च का मतलब हो गया एलएच का जो स्तर है वो अचानक बढ़ता है और ओवुलेशन होता है। क्लियर है? ये रेस कर रही हूँ मैं, ठीक है। देन आ जाता है ल्यूटियल फेज। इसको देख लेते हैं हम क्या होता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। देन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, इसको भी देख लेते हैं। स्रावित करता है यदि निषेचन नहीं होता, ठीक है ना। निषेचन नहीं होता, निषेचन नहीं होता तो क्या होता है, एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या है, घटते हैं, ठीक है। एंड देन मेंस्ट्रुएशन हो गया। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको। 28 डेज अप्रॉक्स टाइमिंग हो गया इसका। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ओवुलेशन फेज में क्या है, एलएच जो है वो अचानक बढ़ता है। देन क्या होगा, ओवुलेशन होगा। देन ल्यूटियल फेज में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है एंड एंडोमेट्रियम रेडी हो जाता है फॉर इम्प्लांटेशन। टर्मिनल हार्मोनल चेंज क्या होगा, ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देन उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं एक्स क्लासिफिकेशन की, आप ओवा भी कह सकते हैं। ये बेस्ड होता है योल्क अमाउंट पे, ठीक है। चलो इसे देख लिया जाए। देखिए आइसोलेसिथल में थोड़ा योल्क हो गया है ना, थोड़ा योल्क हो गया जैसे मनुष्य में। टेलोलेसिथल में क्या हो गया, एक और अधिक योल्क हो गया। और फिर आ जाता है आपका सेंट्रोलेसिथल में बीच में योल्क होगा, जैसे कीट में, इसमें बीच में होगा योल्क, ठीक है। जैसे कि इसमें कीट में, ठीक है। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन योल्क अमाउंट, अब हम बात करें बेस्ड ऑन योल्क डिस्ट्रीब्यूशन तो होंगे होमोलेसिथल एंड हेट्रोलेसिथल, ठीक है। ये योल्क डिस्ट्रीब्यूशन के पे है। और जो हमने अभी ये पढ़ा ये था बेस्ड ऑन योल्क अमाउंट और ये है बेस्ड ऑन योल्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। होमोलेसिथल समान वितरण होगा और हेट्रोलेसिथल में असमान वितरण होगा। अब अगर हम बात करें बेस्ड ऑन शेल एग क्लासिफिकेशन में तो मैक्रोलेसिथल हो गया और माइक्रोलेसिथल हो गया। मैक्रो आपको पता है बड़ा, माइक्रो हो गया छोटा खोल और मैक्रो हो गया बड़ा खोल, ठीक है। देन oocyte स्ट्रक्चर तो न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जोना पेल्विटा हो गया, वाइटलिंग मेम्ब्रेन हो गई, फॉलिकल सेल्स हो गई। और इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। विटेलाइन मेम्ब्रेन, फॉलिकल सेल्स, जोना जोना पेल्यूसिडा। आगे बढ़ें।
फर्टिलाइजेशन हमें पता है फ्यूज़न होता है स्पर्म और एग का, देन क्या होगा, फॉर्म होगा जाइगोट। मैकेनिज्म क्या होगा, स्पर्म कैपेसिटेशन, कैमोसोमल रिएक्शन, देन पेनिट्रेशन, देन फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। सिग्निफिकेंस क्या होगा, रिस्टोर डिप्लॉइड नंबर, इनिशिएट डेवलपमेंट। देख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, स्पर्म कैपेसिटेशन, इसका मतलब क्या होता है, स्पर्म प्रक्रिया जो है वो सक्रिय होना, ठीक है ना, क्या होना, स्पर्म सक्रिय होना, ठीक है ना, प्रक्रिया करिए, स्पर्म सक्रिय होना, सक्रिय होता है। देन एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होगा, स्पर्म अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है, क्लियर है। देन पेनिट्रेशन क्या होगा, इसे रेस कर रही हूँ। पेनिट्रेशन में क्या होता है, पेनिट्रेशन में जोना पेलुसिडा में पेलुसिडा जो है वो पार करता है, ठीक है। फ्यूजन हो गया, ये हमें पता ही है, स्पर्म प्लस एग जाइगोट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्लीवेज, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा, क्लासिफाइड होगा इनटू होलोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक में। पहला चरण होता है, ये चीज़ आप समझ ही गए हैं, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक मेयोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लासिफाइड होगा होमोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक में। होमोब्लास्टिक, पेन कहाँ गया, होलोब्लास्टिक, सॉरी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होगा, क्या होगा, पूरा अंडाणु विभाजित होता है, जैसे मेंढक में, मानव में, ठीक है, मेंढक हो गया, मानव में, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिया। अब मेरोब्लास्टिक क्लीवेज देख लेते हैं। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज केवल कुछ भाग जो होता है ना, इसमें डिवाइड होता है, विभाजित होता है, जैसे जैसे किसमें, पक्षियों में, है ना, बर्ड्स में, क्योंकि उनमें योल्क जो है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनमें योल्क बहुत कम होता है, ठीक है ना, योल्क क्या होता है, कम, बहुत कम, ठीक है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। क्लीवेज के बाद ही क्या होता है ना, छोटी कोशिकाएं जो हैं वो बनती हैं, इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मोरूला, देन ब्लास्टुला, देन ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या होता है, क्लीवेज के बाद ही क्या होती हैं, जो छोटी कोशिकाएं हैं वो बनती हैं, वे एक गंध जैसी, गेंद जैसी संरचनाएं बना लेती हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, गेंद जैसी संरचनाएं जो ये बना लेती हैं, एक, या एक काम करती हूँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है, जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। मोरूला जो हो गया, ठीक है, क्या होता है, क्लीवेज के बाद, क्लीवेज के बाद अंदर एक, या क्लीवेज के बाद, सिंपल लिख देती हूँ मैं आपको, क्लीवेज के बाद जो छोटी कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं, ये एक गेंद जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी संरचना बनाती हैं।
इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोरुला। ठीक है, इसे हम कहते हैं मोरुला। देन क्या होगा, इसके बाद अंदर एक कैविटी बनती है। इसके बाद क्या होगा, अंदर एक कैविटी बनती है, जिससे क्या होगा, जिससे क्या, यह ब्लास्टुला बन जाती है, ब्लास्टुला बन जाती है। ठीक है, जब ये और ज़्यादा विकसित होती है तब भी कुछ होगा, चलो देखते हैं। जब ये और विकसित होती है तो क्या होगा, और विकसित होती है और गर्भाशय की दीवार में लगने योग्य हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखना चाहें तो देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देती हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक का? नेक्स्ट अब आ जाता है इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड इनटू यूटेरिन वॉल्स, इंटरस्टेटल इम्प्लांटेशन भी जिसे हम कहते हैं। यानी क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवारों पे, यूटेरिन वॉल पे लगना, वो हो गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी कह सकते हो जो भ्रूण हो गया गर्भाशय की दीवारों में अंदर तक क्या हो जाता है, भीतरी तक समा जाता है। क्लियर है? देन गैस्ट्रुलेशन हो गई, 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है यहाँ तक? नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। देखो एक्टोडर्म हो गई आपकी, पेन ले लेती हूँ। एक्टोडर्म क्या आ गया इसमें, स्किन। ठीक है, नर्वस सिस्टम। मेसोडर्म में मसल्स हो गई, ब्लड हो गया, मसल्स, बोन्स, ब्लड। एंडोडर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लंग्स। ठीक है, इन परतों के बनने की प्रक्रिया है गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन है इन 3 जर्म लेयर की। नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, मूवमेंट क्या होगा ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। मूवमेंट्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन क्या होगा, एपिबोले, बाहरी कोशिकाएं फैलती हैं। ठीक है, बाहरी कोशिकाएं फैलती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्बोली, अंदर की कोशिकाएं जो होंगी, अंदर की कोशिकाएं भीतर बढ़ती हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट कौन सा होगा, थर्ड, इन रेजनेशन।
क्या होगा इसमें, एक हिस्सा अंदर धंसता है, एक हिस्सा अंदर धंसता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या आ गया, एमिनोन, ठीक है, योल्क सैक, एलेंटोसिस, और क्या आ गया आपका भारी सुरक्षा परत जो होगी आपकी कोरियन, ठीक है। फिर से बता रही हूँ आपकी, नेक्स्ट पेज पे जल्दी से लिख देते हैं, और क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है हमें। ये क्या हो गई, एमिनियन, भ्रूण को एमनियोटिक द्रव से सुरक्षित करती है, या सुरक्षित हम कहेंगे रखता है, ठीक है। योल्क सैक पोषण देता है, ठीक है। देन हमारा क्या था, एलेनेटोसिस, एक्सक्रीशन हो गया, एंड हम कह सकते हैं इसे गैस विनिमय, ठीक है। और फोर्थ हमारा क्या था, कोरियन, ये क्या हो गया, भारी सुरक्षा परत। क्लियर है? चलो देख लें यहाँ पे और कुछ। हाँ, अब बारी आ जाती है प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा क्या हो गई, कोरियोएंटोइक फंक्शन क्या होगा, न्यूक्लिक गैस एक्सचेंज, हार्मोन सिक्रेशन। यहाँ क्या होता है, माँ और भ्रूण के बीच का क्या है, ये कनेक्शन है ये, ठीक है। ये चीज़ तो हम जानते हैं, मम्मा मदर बेबी के बीच का कनेक्शन है ये, यानी माँ और भ्रूण के बीच कनेक्शन है। प्रकार हो गया क्या, कोरियोएलेंटिक, ठीक है। टाइप हो गया, फंक्शन क्या हो गया, न्यूट्रिएंट गैस एक्सचेंज हो गया, हार्मोन सिक्रेशन हो गया। हार्मोन्स क्या होंगे, हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा, एचसीजी हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देन प्रसव आपका पार्चुरेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ ट्रिगर्ड बाय हार्मोनल चेंज, ये बच्चे के चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया है पार्चुरेशन, ठीक है। बच्चे के जन्म की टाइम की क्या है, प्रक्रिया है, बच्चे के जन्म की ये प्रक्रिया है, ठीक है। नोट कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में, पार्चुरेशन के बारे में। ये तो हम समझ गए चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया है। ये हार्मोनल संकेतों से, सिग्नल से शुरू होती है। हार्मोनल संकेत स्पेशली यहाँ भी लिख भी देती हूँ, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट होती है। जो क्या करती है यहाँ लिख भी देती हूँ, जो गर्भाशय की मांसपेशियां जो हो गई, मांसपेशियों को संकुचित करती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करती है। संकुचित हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्लियर? आगे बढ़ूं, एक सेकेंड। नेक्स्ट 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 क्या है, चलो जल्दी से देखें, रुक जाओ एक पेज बचा है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होती हैं, ये हमें पता ही है। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, फंक्शन अलग होते हैं। जैसे बोन्स हो गई, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम होता है मेल और फीमेल में, जैसे टेस्टिस ओवरीज हो गई, पेनिस मेल में हो गया, और क्लेटोरिस हो गया इन फीमेल्स, ठीक है।
देन प्यूबर्टी क्या होती है? तब होती है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना। पाथ ऑफ स्पर्म क्या होगा इन मैमल्स? टेस्टिस से एपिडिडमिस, वहाँ से वासा डिफरेंसेस, देन यूरेथा, देन पेनिस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हेर्माफ्रोडिटिज्म क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन है इन वन इंडिविजुअल, ठीक है, जब दोनों लिंग के अंग एक ही जीव में हों, ठीक है। देन कैपेसिटेशन, स्पर्म अंडरगो चेंजेस टू फर्टिलाइज एग, तो यहाँ लिख भी देती हूँ, ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं। शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन कैपेबल बनना, ठीक है ना, शुक्राणु का निषेचन योग्य बनना, यानी फर्टिलाइजेशन कैपेबल बनना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे फिर मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।